दिल्ली में प्रदूषण की लगातार खतरनाक होती स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। 10 नवंबर को करेगा सुनवाई। दिल्ली सरकार के प्राइमरी स्कूल कल से रहेंगे बंद। पड़ोस के नोएडा में भी प्रदूषण की बिगड़ते हालात के कारण 8वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद। प्रवर्तन निदेशालय की भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सेना की जमीन पर अवैध कब्जा मामले में ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के 12 जगहों पर की छापेमारी। राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तारीखों का आज हो सकता है ऐलान। दिल्ली निर्वाचन आयोग की शाम को होने वाली प्रेस वार्ता में हो सकती है घोषणा। तीनों नगर निगमों के एकीकरण के बाद पहली बार होंगे चुनाव। हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रचार का पारा चढ़ा। सभी पार्टियों के नेताओं ने झोंकी ताकत। वहीं गुजरात में अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में आज बैठक। पूर्वोत्तर दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आइजोल में मिजोरम विधानसभा के सदस्यों को किया संबोधित। कहा, मिजोरम ने प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने पर किया काम। केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक तेज रफ्तार कार बस से टकराई। दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर जताया शोक। मृतकों के परिजनों के लिए की अनुग्रह राशि की घोषणा। ट्विटर से बड़े स्तर पर लोगों को हटाए जाने की खबरों के बीच आज ट्विटर हुआ ठप। सुबह से यूजर नहीं कर पा रहे हैं एक्सेस। आयरलैंड और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला जारी। न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को दिया 186 रनों का लक्ष्य। वहीं दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की अफगानिस्तान से होगी भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं। आपको बता दें कि गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2022 कार्यक्रम में आपको लेकर चलते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री आपको बता दें कि जी किशन रेड्डी यहां पर संबोधित कर रहे हैं। सीधे वहां का रुख करते हैं। अच्छे कमिटमेंट के साथ ऑफिसर्स काम कर रहे, हमारा मिनिस्ट्री भी काम कर रहे, और विशेष रूप से विभिन्न प्रतियोगिताओं से माध्यम से बच्चों को जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे। मैं अभी भी देख के आऊं, हर चाइल्ड के दिल में एक मोटिवेशन लाने के लिए प्रयास कर रहे। ये सिर्फ एक व्यक्ति का, एक संस्था का कार्यक्रम नहीं है। इसलिए जब तक इस स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों को इस विषय पर ध्यान नहीं देते हैं, जब तक उनके परिवार में इसमें एक चेतना नहीं हो सकते हैं, अवेयरनेस नहीं हो सकते हैं, और उससे ही एक दूसरे भारत के सिर्फ गंगा, दसरा, श्रावण मास और अमावस्या भी नहीं है, क्योंकि भारत में एक कार्तिक मास, एक पवित्र मास होता है। ऐसा ही नहीं है, गंगा 365 डेज 24 आवर्स लोग दर्शन करने के लिए, गंगा में पूजा करने के लिए आते हैं। वैसे ही हमें गर्व है कि मां गंगा भारत की टूरिज्म सेक्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट एक स्थान होती है। बहुत लोग टूरिस्ट मां गंगा को देखने के लिए, मां गंगा को दर्शन करने के लिए नेशनल लेवल, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। मैं जाके देखते रहता हूं। जब वाराणसी में एवरी डे thousands of foreigners they will come and they will see मां गंगा। इतनी एक बात और बताना चाहता हूं, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भारत सरकार के द्वारा एक ऐसी बहुत बड़ा कार्यक्रम हम आगे बढ़ा रहे। इसीलिए इस अभियान के सभी राज्यों में
नदियों के बारे में चलाना है। मैं सबसे अनुरोध करता हूं, जिस गांव में एक तालाब है, जिस गांव में छोटे रिवर है, गांव के लोग जाना चाहिए उस रिवर के ऊपर, इस पहाड़ी के ऊपर, इस बाबड़ी के ऊपर, जोड़ के ऊपर, पोखर के ऊपर, तालाब के ऊपर, कुओं के ऊपर बचाने के लिए एक प्लेट लेना चाहिए। जब वो कार्यक्रम हम करेंगे, हम भारत कभी भी जो फूड सिक्योरिटी का एक स्कीम है, उस स्कीम का जरूरत ही नहीं है। हम फूड सिक्योरिटी का स्कीम लिया है भारत में। कोई गरीब, कोई गांव भूखा नहीं रहना चाहिए, मगर हर गांव में एक तालाब होगा, हर गांव में कुआं होगा, हर जो जंगल, हर जमीन को खेती के लिए पानी होगा। कोई फूड सिक्योरिटी का कोई जरूरत नहीं है इसकी। हम सिर्फ हमारा नहीं है, सारी दुनिया को इतने हमारे किसान खिला सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूं, आजाद का अमृत महोत्सव में पूरे सभी मिनिस्ट्रीज मिलकर देश के जितने भी नदी है, जितने भी कुआं हैं, जितने भी रिवर्स है, जितने भी तालाब है, सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, पूजा करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम देश में चलाना है। ये कार्यक्रम मैं जल शक्ति मंत्रालय आगे लेकर काम करना चाहिए। आजाद का अमृत महोत्सव में इस अभियान को देश के सभी राज्यों में चलाना होगी। आज इस मंच से यह मेरी आप सबको अपील है। अंत में आप सब मित्रों को भी धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गंगा मैया, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी बड़े स्तर पर की गई हैं। गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2022 इस पूरे कार्यक्रम को यहां पर रखा गया है और उसके बाद आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी यहां पर संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत से टूरिस्ट दर्शन के लिए आते हैं, वो इंटरनेशनल फोरम से भी आते हैं और जो हमारे देश के हैं वो भी गंगा नदी में जाते हैं, उसका आचमन करते हैं और वहां पर पूजा अर्चना भी करते हैं। तो ऐसे में गंगा, क्योंकि वो भावनाओं से जुड़ी हुई है और इसको लेकर तमाम बातें भी हैं, क्योंकि उन्होंने वाराणसी का जिक्र किया। वाराणसी में जैसा कि देखा गया है कि उसके घाटों को और सौंदर्य किया गया है। ऐसे में नदियों के सौंदर्यकरण को लेकर भी इन्होंने यहाँ पर बातें रखी हैं, जिसको बड़े स्तर पर चलाया जाए और जो तमाम ऐसी नदियां हैं जिनसे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जो जहां पर पूजा पाठ लोग करने के लिए आते हैं, आचमन करते हैं, नहाते हैं, और इस तरह की स्थितियां जहां जहां पर हैं, अगर वो साफ नहीं है तो उसको किस तरह से साफ किया जाए और आने वाले समय के लिए कैसे और बेहतर उसको किया जाए, इसके लिए ये पूरी बातें उन्होंने यहां पर रखी हैं। और जो प्रमुख बातें उन्होंने कही हैं वो आगे के बुलेटिन्स में भी हम आपको दिखाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और प्रदूषण को लेकर बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई के लिए राजी हो गया है। प्रदूषण के मामले में 10 नवंबर को अदालत में सुनवाई होगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर की हवा प्रदूषण के कारण जहरीली हो गई है। और विकास सारथी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, काफी महत्वपूर्ण ये पहल, क्योंकि प्रदूषण को हमने, जैसा कि कई सालों से लगातार दिल्ली में इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन इस साल तो कुछ और ज्यादा ही नजर आ रही है। क्या ताजा जानकारी आपको मिल पा रही है और किस तरह से क्या पॉइंट्स यहाँ पर रखे जाएंगे जिन पे आगे की बातें होंगी? बिल्कुल गौरव, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है और ये याचिका एक वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी तरफ से दाखिल की गई है, शशांक शेखर झा। याचिका में वो ये आरोप लगाया है उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्देशों के बावजूद जो पराली जलाने की घटनाएं हैं वो लगातार जारी हैं और इसके चलते दिल्ली एनसीआर में जो हवा की गुणवत्ता है वो बहुत ही, जिसको हम कहें, बदतर स्थिति तक पहुंच गई है। 450 कहीं कहीं से क्रॉस करके 500 के पास पहुंचने वाली है। इसमें उन्होंने सीधे सीधे आरोप ये लगाया है कि राज्य सरकारें, दिल्ली और आसपास के जो राज्य हैं, वो उपयुक्त कदम नहीं उठा रहे हैं। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उन्होंने सीधे सीधे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर
आरोप लगाया है कि ये राज्य पराली की घटनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं जलाने की, और दिल्ली में पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं प्रदूषण से निपटने के लिए, चाहे सड़कों पर पानी का छिड़काव की बात हो या दूसरे जरूरी कदम जैसे निर्माण पर पाबंदी लगाना। आंकड़ों के हिसाब से उन्होंने ये दावा किया है यहाँ पर कि जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके पास जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से 1 नवंबर तक कुल जो घटनाएं दर्ज की गई दिल्ली एनसीआर के आसपास वो 2109 ऐसी घटनाएं थी जो पराली या कूड़ा जलाने की घटनाएं थी, और उसमें से सबसे ज्यादा घटनाएं पंजाब से रिकॉर्ड की गई हैं 1842, हरियाणा में ये आंकड़ा 88 है, उत्तर प्रदेश में कुछ कम है, 9 घटनाएं ऐसी हैं और दिल्ली में 1 घटना दर्ज की गई है। तो पंजाब एक बड़ा जिसको हम कहें कि वॉयलेटर है इस तरह पे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का, और इसीलिए याचिकाकर्ता ये चाहते हैं कि इन सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को सुप्रीम कोर्ट तलब करे और इनसे सवाल पूछे कि पुराने निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है, और ये जो घटनाएं आई हैं 2000 या 2100 से ज्यादा पराली जलाने की, ये क्यों हो रही हैं। अब 10 नवंबर को कोर्ट सुनवाई करेगी। एक बात और भी गौर करने वाली है कि जैसा कि हमने देखा है कि हर साल की स्थिति यही रहती है, जैसे नवंबर का महीना आता है, ठंड की शुरुआत होती है, पराली जिस तरह से वहां पर जलाई जाती है और उसके बाद उसका जो खामियाजा है वो दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ता है। सरकार पटाखों को लेकर तो पहले से बैन लगाती है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब बात होती है तो क्या उनको ये नहीं लगता कि इसके लिए, प्रदूषण के लिए और इस तरह से जो स्थितियां यहां पर नजर आ रही हैं उसके लिए उन्होंने पहले से तैयार होना चाहिए? तो कहीं ना कहीं सरकार का ये फेलियर नजर आ रहा है। गौरव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हर नवंबर में दिल्ली एनसीआर के लोग इस मुसीबत को झेलते हैं और ये एक गंभीर मेडिकल क्राइसिस भी हो सकती है, खासतौर से फेफड़ों के इन्फेक्शन को लेकर हर साल ये बात कही जाती है। राज्यों की भूमिका ये है इसमें कि राज्यों को एक तो ये लगता है कि वो सबसे ज्यादा उस तरह से प्रभावित नहीं है जिस तरह से दिल्ली एनसीआर प्रभावित है। दूसरा, उनकी जो स्थानीय राजनीति है उसमें ये जो विषय है वो फिट नहीं होता है, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास पर्याप्त मानव संसाधन नहीं है जो खेत दर खेत जाकर के ये देखे कि पराली जल रही है या नहीं है। तो ये अपनी हर बार असमर्थता जताते हैं इन दो मोर्चों पर। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है और हमारे पास फंड्स नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा उनके यहाँ उतना बड़ा राजनीति का मुद्दा नहीं है। जैसे आप पंजाब सरकार के रवैये को देखें तो जब पिछली सरकार थी वो ये कहती थी कि उनके पास फंड्स नहीं है कि वो पराली को खरीद सकें किसानों से, तब दिल्ली सरकार का आरोप ये था कि राजनीति के तहत ऐसा आरोप। विकास, सवाल तो वही है कि अब तो सरकार वहां पर भी आम आदमी पार्टी की है, तो चाहते तो इस पर फोकस वो कर सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि हर साल नवंबर तो आएगा ही, और जब चुनाव में जीते थे तब उन्होंने कहा था कि इस समस्या से निजात भी दिलाई जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बिल्कुल, पहले अगर आप ये कहते थे कि अलग अलग पार्टियों की वजह से समन्वय नहीं हो पा रहा है तो वो दलील नहीं टिकती है। तो दिल्ली सरकार पहले पंजाब सरकार पर आरोप लगाती थी जब दूसरी पार्टी की सरकार थी। अब ऐसा लगता है कि पंजाब सरकार को उतनी परवाह नहीं है कि वो इस विषय पर गंभीरता से कदम उठाए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ही एक कड़ा रुख अपनाने की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, और जरूर कोर्ट अपनाएगा भी, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था जो है आज एग्जिस्ट करती है, ग्रैप सिस्टम, ग्रेडेड रिस्पॉन्स सिस्टम, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ही लागू हुआ था। उसके बावजूद ये घटनाएं हो रही हैं, पराली जलाने की, निर्माण को नहीं रोका जा रहा कई जगहों पर, इन सभी पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। गौरव, इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस बात का संज्ञान लिया है और उन्होंने जो भी कदम उठाए गए हैं उनको अपर्याप्त बताया है। आयोग ने भी ये कहा है कि 10 नवंबर को या तो ये सभी मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से एनएचआरसी के सामने पेश हों या वर्चुअल माध्यम से जुड़कर ये बताएं कि उन्होंने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कितने और क्या कदम उठाए। बिल्कुल, दिल्ली के एलजी ने भी पत्र लिखकर वहां के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री से इस बात के लिए कहा है कि अब पराली ना जलाई जाए, क्योंकि जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से जो वादे और जिस तरह की कवायद नजर आई थी, सरकार कहीं ना कहीं ढीला रवैया अपनाए हुए थी, जिसकी वजह से आज ये स्थिति देखने को मिल रही है। विकास, बिल्कुल ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि जब ग्रेडेड रिस्पॉन्स सिस्टम है उसमें एक दिन में, गौरव, जो AQI का इंडेक्स है वो ऐसे अचानक नहीं बढ़ जाता, वो ग्रेजुअली बढ़ता है, और आपका जो रिस्पॉन्स है आप उसमें शायद पिछड़ रहे हैं। ये दिखाता है कि स्थानीय प्रशासन और सरकार का जो रिस्पॉन्स है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से ग्रेडेड रिस्पॉन्स होना चाहिए। इसीलिए ये आंकड़ा 400, 450, और अब डर ये है कि ये 500 के आसपास रहना शुरू हो जाएगा, जो एक नया नॉर्मल बन जाएगा। इसीलिए ये मांग की जा रही है कि सभी पड़ोसी राज्यों को, लेकिन विशेष रूप से दिल्ली सरकार को इसके लिए
इसके लिए फटकारा जाए कि वो इस तरह से सख्त कदम क्यों नहीं उठा रहे जिससे AQI में किसी तरह का सुधार हो। पिछले साल जब हम केजरीवाल को सुन रहे थे तो पिछले साल केजरीवाल ने टेक्नैलिटी की बात की थी, कुछ मशीनों की बात की थी, और तब वहां पर इनकी सरकार नहीं थी पंजाब में। तब केजरीवाल ने इस तरह की बात कही थी कि केंद्र सरकार इस तरह की मदद करे और इस तरह की मशीन्स लगाए जिससे पराली ना जलाई जाए और उसको वहां से निकाल दिया जाए। अब की बार जब उनकी खुद की सरकार है तो वो खुद भी इस चीज को कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले से ये जागरूक नहीं थे। तो कहीं ना कहीं इस बात की भी अनदेखी की गई केजरीवाल सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से आज जो दिल्ली वासी भुगत रहे हैं वो कहीं ना कहीं केजरीवाल की देन है। गौरव, जो इसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखें भुक्तभोगी है इस पूरे मामले में, वो दिल्ली NCR में सबसे ज्यादा दिल्ली के लोग हैं। इसीलिए जाहिर है दिल्ली का जो प्रशासन है, दिल्ली की जो सरकार है, उसको प्रोएक्टिवली इसको ज्यादा तेजी से काम करना होगा, क्योंकि ये आंकड़े दिखाते हैं कि पड़ोसी राज्य उतने गंभीर नहीं है, क्योंकि वो उतने प्रभावित नहीं है। वो प्रदूषण फैला जरूर रहे लेकिन उसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ता है। इसीलिए दिल्ली सरकार को सबसे ज्यादा इसमें प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। पड़ोसी राज्य हमेशा ये कहते हैं कि उनको फंड्स जारी किए जाएं, चाहे वो दिल्ली सरकार उन्हें दे या फिर उन्हें केंद्र सरकार के जरिए पैसा मिले, तभी वो कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे जिसमें पराली का या तो प्रोक्योरमेंट हो या फिर पराली के डिस्पोजल को लेकर के जो वैश्विक स्तर पर जो तकनीकें हैं उनको वो वहां लागू कर पाए। वो अपने जेब से फंड्स देने के लिए तैयार नहीं दिखते। दशकों से यही स्थिति। स्वास्थ्य व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने की कवायद तो केजरीवाल सरकार ने यहाँ पर बहुत की थी, लेकिन अब ऐसे में प्रदूषण से जिन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, उनके लिए क्या मापदंड यहाँ पर रखे गए? क्योंकि सही बात तो यह है कि प्रदूषण से हर कोई परेशान हो चुका है और स्टार्टिंग स्टेज ही है और स्टार्टिंग लेवल पर ही इस तरह के मानक यहाँ पर देखे गए हैं कि लोग पहले से ज्यादा बीमार पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो आंकड़े कह रहे हैं। जी गौरव, अभी जब AQI अगर 450 से ऊपर चला जाता है तो आप ये मानिए कि हर आदमी यहाँ पर एक तरीके से चेन स्मोकर है। चाहे आप सिगरेट पीते हो या नहीं पीते हो, लेकिन आप लगभग आपके फेफड़ों की हालत वही होगी जो एक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की है। सबसे ज्यादा इसका असर बच्चों पर पड़ता है और बुजुर्गों पर पड़ता है। इसीलिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स में ये भी कहा गया है कि आप स्कूलों को बंद करें जल्द से जल्द, अगर इस तरह से एयर क्वालिटी खराब होती है, बदतर होती है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित लोग अगर हम बात करें तो उसमें बच्चे, बीमार और वृद्ध लोग हैं। और इनकी एक बड़ी संख्या है दिल्ली में। बावजूद इसके हर साल ये मामला कभी दिल्ली हाईकोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और उसके बाद जब तक ये मामले की सुनवाई होगी, गौरव, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 15 दिन में मौसम करवट ले लेता है और फिर हवा की गुणवत्ता में सुधार आ जाता है और फिर ये सारा मामला एक बार पीछे छूट जाता है और सरकारें इस पर केवल अपने जो असमर्थताएं हैं, जो फंड्स की कमी है, वो बताती रहती हैं। मूल मुद्दा फिर छूट जाता है। बिल्कुल, ये माना भी जा सकता है क्योंकि स्कूलों में छुट्टी का भी मुद्दा यहाँ पर उठाया गया था। हमने आज सुबह जैसे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, उसमें भी ये वाली बात उठाई गई थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी जिस तरह की बातें कही, लेकिन अब मेन मूलभूत तो दिक्कतें ये है कि अभी जिस तरह की तैयारियां यहाँ पर होनी चाहिए, दिल्ली सरकार वो नहीं कर पाई, दिल्ली वासियों को वो नहीं दे पाई। अब क्या माना जाए कि देर से ही सही, लेकिन सरकार जागेगी और जागने के बाद इस तरह की तैयारियां करेंगी? गौरव, इसमें उम्मीद यही होती है कि जब NHRC ने अब मामले को अपने संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 10 तारीख को सुनवाई करेगा, तो शायद कुछ असर सरकार पर पड़े और वो सुनवाई से पहले बहुत प्रोएक्टिवली कुछ ऐसे कदम उठाए जिनके आधार पर वो अपनी जिसको हम कह सकते हैं कि जब उनको बुलाया जाएगा और सवाल जवाब किया जाएगा तो उनके पास बताने के लिए कुछ हो। क्योंकि अभी तक की जो कार्रवाई है उसके कोई नतीजे नजर नहीं आ रहे हैं, बावजूद इसके कि हमने ये देखा कि इस साल दिवाली पर पटाखे बहुत कम छूटे, खासतौर से दिल्ली में। लेकिन फिर भी अगर ये पॉल्यूशन का आंकड़ा 450 से 500 के बीच रहने लगेगा तो इसको लेकर के सरकार को अपने जो भी ग्रेडेड रिस्पॉन्स सिस्टम है उस पर और सक्रियता से काम करना होगा, ना कि जब मीडिया उन्हें बताएगा कि 450 क्रॉस कर गया है तब सरकारी निर्णय लेगी कि निर्माण बंद होना चाहिए या सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया विकास तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा है। उपराज्यपाल ने पत्र में पंजाब सीएम को पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल उपाय करने का आग्रह किया है। वहीं उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि यह दुखद है कि 2021 के बाद से पंजाब में पराली की आग की घटनाओं में वृद्धि हुई है।
गिरीश निशाना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश, जैसा कि ये पत्र लिखा गया है, क्या उम्मीद जताई जा रही है कि क्या अब एक्शन होगा इस पर? देखिए, दिल्ली के उपराज्यपाल बहुत गंभीर हैं दिल्ली को लेकर। जिस दिन उन्होंने पदभार संभाला था दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में, तो उसके अगले दिन से ही वो दिल्ली की सेवा में जुट गए थे, दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। उनका कहना था कि दिल्ली की जनता के लिए वो सदैव तत्पर है, हमेशा तैयार हैं। और इस समय क्योंकि दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा गिर चुका है, और ऐसे में उन्होंने पत्र लिखा है पंजाब मुख्यमंत्री को। उन्होंने साफ कहा है कि यह गहरी पीड़ा की भावना के साथ मैं लिख रहा हूं कि मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं इस पीड़ा की ओर, क्योंकि दिल्ली के लोग बिना किसी वजह से, बिना किसी गलती के अनुभव कर रहे हैं, प्रदूषण को अनुभव कर रहे हैं। पंजाब में पराली जलाने की वजह से वहां जो दिल्ली है, दिल्ली का प्रदूषण का स्तर खराब हो चुका है। उन्होंने निवेदन किया है पंजाब के मुख्यमंत्री से कि कहा है कि आप पराली जलाने पर नियंत्रण लगाएं, तत्काल इस पे कोई कदम उठाएं, ठोस कदम उठाएं, क्योंकि पंजाब की वजह से कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली जो है गैस का चैम्बर बदल गई है, और इस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो अस्थमा के मरीज हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कई ऐसी बातें हैं जो लिखी हैं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनको। उन्होंने ये भी लिखा है कि वो लगातार उनके कार्यालय में फोन करते रहे, लेकिन उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं उठाया गया। तो उसके बाद उपराज्यपाल को यह पत्र लिखना पड़ा। जन स्वास्थ्य के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर ध्यान दिलाते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने ये पत्र लिखा है, और साफ बताया है कि किस तरह से लगातार पंजाब की वजह से जो है दिल्ली वासियों को इस प्रदूषण की मार को झेलना पड़ रहा है। और उन्होंने साफ कहा है कि जल्द से जल्द इसके प्रति पंजाब के मुख्यमंत्री नियंत्रण करने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाएं। गिरीश, जैसा कि पत्र में ये भी इस बात को भी दर्शाया गया है, क्योंकि बीते कुछ समय से देखा गया है कि जो पराली की जो घटनाएं हैं उनमें इजाफा देखने को मिला है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि लगातार हमने देखा था कि सरकार जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की आई थी तो वहां पर इस बात को बड़ा प्राथमिकता दी गई थी कि पराली पर जो स्थितियां हैं उस पर किसी तरह से नियंत्रण किया जाएगा, लेकिन स्थिति जो सामने है वो आज कुछ और ही कह रही है। जी बिल्कुल, अगर पिछली बार की बात की जाए तो जब दिल्ली के अंदर प्रदूषण हुआ था, इस तरह से वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा था, तो ऐसे में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पंजाब सरकार के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए थे कि इस तरफ से कदम उठाना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, तो ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री और जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो कहीं ना कहीं पीड़ा दिल्ली वासी झेल रहे हैं और जो कहीं ना कहीं पंजाब की वजह से ये पूरी तरह से दिक्कत सामने आई है, तो वो कहीं ना कहीं उनको कदम उठाना चाहिए, न केवल पंजाब के मुख्यमंत्री को बल्कि जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं उनको भी इस तरफ गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि दिल्ली वासी आखिर क्यों इस मार को झेलें, इस पीड़ा को सहें। पंजाब की मौजूदा स्थिति क्या कहती है गिरीश? अगर हम देखें तो क्या लगता है कि इस पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार किस तरह से ठोस कदम उठा रही है वहां पंजाब में? देखिए, अभी तक पंजाब की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जबकि दिल्ली के अंदर पिछले वर्ष की अपेक्षा 19% और ज्यादा वृद्धि हुई है। ये जो पराली के जलाने की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है, लगातार पराली जलाने पर जो डाटा है वो एक खतरनाक तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन अभी तक उठाया गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने काफी मदद भी पहुंचाई है, लेकिन पंजाब की सरकार की तरफ से अभी इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को इस पीड़ा को सहन करना पड़ रहा है। क्या लगता है कि अब ये जो लेटर भेजा गया है उपराज्यपाल के द्वारा, अब उस पर कोई ठोस निर्णय वहां पर लिया जाएगा? क्योंकि जिसके लिए सरकार को पहले से तैयार होना चाहिए था, सरकार उसमें तो फेल होती नजर आई है।
जी बिल्कुल, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने, भाजपा ने, काफी लोगों ने उनको पहले ही चेताया था कि इस तरह की समस्याएं आने वाले समय में हो सकती हैं। कई महीने पहले से इस चीज को चेताया जा रहा था, लेकिन पंजाब सरकार इस तरफ संजीदा नहीं दिखाई दे रही थी। अगर वो संजीदा होती इस तरफ तो कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाती। और आज जो दिल्ली वासियों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, जो किसी तरह से कहें कि दिल्ली के अंदर गैस का चैम्बर बन गया है, तो वो चैम्बर शायद नहीं बन पाता। जो इस समय स्कूलों की दिक्कत है, छोटे बच्चे हैं और उनको दिक्कतें हो रही हैं। जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको सांस लेने में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो अपने आप में खतरनाक स्थिति के अंदर इस समय दिल्ली पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार माना जा रहा है पंजाब को। बिल्कुल, शुक्रिया गिरीश तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं अब इस लेटर के जरिए ही सरकार वहां पर जागेगी और जो कार्य उसने पहले नहीं किए वो अब कर पाएगी। उधर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भी दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का मसला पहुंच गया है। आयोग प्रदूषण से निपटने के लिए राज्यों की ओर से उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है और इस पर चर्चा के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल माध्यम से होने को कहा गया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 474 के आसपास दर्ज किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 319 दर्ज किया गया है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी से दिल्ली एनसीआर का दम घुटने लगा है। हालात की गंभीरता देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण के तहत विभिन्न उपायों को लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत दिल्ली और आसपास के जिलों में BS6 को छोड़कर अन्य डीजल वाहनों पर रोक लगाई गई है। आयोग ने एक अधिसूचना में बताया है कि स्वच्छ ईंधन पर नहीं चलने वाले सभी उद्योगों को बंद करने का फैसला लिया गया है। हालांकि आवश्यक वस्तुएं लाने वाले ट्रकों को इससे छूट दी गई है। और दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर प्राथमिक स्कूलों को कल से बंद करने का आदेश दिया गया है। प्रदूषण की स्थिति में सुधार होने तक प्राथमिक स्कूल बंद रहेंगे। बता दें कि पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं के कारण दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। और वहीं इस बीच नोएडा में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में 8 नवंबर तक ऑनलाइन क्लास चलाने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं जरूरत होने पर 9वीं से 12वीं तक की क्लास भी ऑनलाइन चलाई जा सकती है। इसके साथ ही प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूलों में सभी आउटडोर एक्टिविटी पर भी रोक लगा दी है। पंजाब में पराली जलाए जाने की घटनाएं और इसका दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में होने वाला असर अंतरिक्ष से भी दिख रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की ओर से उत्तर भारत की एक तस्वीर जारी की गई है जो अंतरिक्ष से खींची गई है। हालात इतने खराब हैं कि अंतरिक्ष से पूरे इलाके में जहरीला धुआं फैला हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं से पूरे उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में जहरीला धुआं फैला हुआ है। इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली एनसीआर में देखा जा रहा है। इस धुएं से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। और दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की नीयत में ही प्रदूषण है। इसी कारण से आज दिल्ली भ्रष्टाचार के प्रदूषण से मरी हुई है। सबसे बड़ा पोल्यूशन होता है नीयत का पोल्यूशन, और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, देयर इंटेंट एंड देयर इंटीग्रिटी इज पोल्यूटेड। उनकी जो नीयत है उसमें पोल्यूशन है, उसमें खोट है, और इसी कारण से आज दिल्ली भ्रष्टाचार के प्रदूषण से मारी हुई है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। तमाम दलों के स्टार प्रचारक पार्टी के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा धर्मपुर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके इतर भाजपा की ओर से आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी जनसभाएं करेंगे। अन्य दलों के नेता भी प्रचार में जुटे हुए हैं।
गुजरात की बात करें तो गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर गांधीनगर में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक जारी है। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हैं। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होने की संभावना है। उधर गुजरात में कल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज नई दिल्ली में बैठक होगी, जिसकी घोषणा आने वाले दिनों में होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 4 दिवसीय पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। पूर्वोत्तर दौरे के तीसरे दिन राष्ट्रपति ने आइजोल में स्थित मिजोरम विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि इस साल मिजोरम विधानसभा के 50 साल पूरा होना मिजोरम में लोकतंत्र की मजबूती के 50 साल का प्रतीक है, जिसमें यहां के नागरिकों की विशेष भूमिका रही है। The Mizoram Legislative Assembly celebrated its Golden Jubilee in May this year. This has been a half century of deepening democracy and of working hard to meet people's expectations for development. The past and present members of this House have made their best efforts to give expression to people's voices. They have been true representatives of the citizens and have always kept the larger interests of the state while fulfilling their duty as lawmakers. राष्ट्रपति ने संबोधन में कहा कि किसी भी प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का मजबूत होना वहां पर गुड गवर्नेंस का प्रतीक होता है। मिजोरम ने इन दोनों मोर्चों पर अच्छा काम किया है। Taking education and healthcare as twin pillars of good governance, policymakers and administrators have rightly stressed on improving facilities for the two sectors. The Central University of Mizoram has raised the bar of excellence for education in the region. The unique Ayushman Bharat initiative also aims to provide an inclusive healthcare coverage, and the state has benefited immensely from it. और उधर प्रवर्तन निदेशालय ने सेना की जमीन बेचने वालों पर शिकंजा कस दिया है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में 12 से अधिक ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार ईडी ने कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और एक अन्य कारोबारी विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर दबिश दी है। इसके अलावा बरियातू जमीन की रजिस्ट्री करने वाले 2 सब रजिस्ट्रार के यहां भी छापा मारा गया है। और झारखंड के रांची में कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह के आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। और वहीं राजधानी दिल्ली में आज नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। दिल्ली चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे प्रेस वार्ता करेगी। इसके साथ ही दिल्ली में निगम चुनाव के लिए चुनाव आचार संहिता लगाई जा सकती है। बता दें कि एकीकृत होने के बाद दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों पर चुनाव होगा। इससे पहले दिल्ली नगर निगम 3 भागों में विभाजित था और कुल 272 वार्ड थे। ताजा परिसीमन में वार्ड की संख्या घटाकर 272 से 250 कर दी गई है। और मध्य प्रदेश के बैतूल में भीषण सड़क हादसा हो गया है। बस और टवेरा में हुई भीषण टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई है। हादसा भैंसदेही क्षेत्र में हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के बैतूल में हुई सड़क दुर्घटना पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बैतूल मध्य प्रदेश में हुई सड़क दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित अनेक लोगों के हताहत होने के समाचार से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मैं गहन शोक संवेदनाएं व्यक्त करती हूं।
और वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल में भीषण सड़क हादसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के बैतूल में हुए हादसे में लोगों की मौत से आहत हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रत्येक मृतक के परिजन को PMNRF से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 2022 का रिजल्ट कल जारी किया जाएगा। यूजीसी नेट की परीक्षा का आयोजन 8, 10, 11, 12, 13 और 14 अक्टूबर 2022 को किया गया था। परीक्षार्थी ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपना यूजीसी नेट रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए परीक्षार्थियों को उनके एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी। सिनेमा प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली में आज से यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। यूरोप के 2 दर्जन से ज्यादा देशों की 23 भाषाओं की 27 फिल्में इस फेस्टिवल में दिखाई जाएंगी। ये फिल्में न सिर्फ यूरोप के कई देशों की कहानियों का पिटारा होंगी, बल्कि दिल्ली में बैठे बैठे विभिन्न संस्कृतियों को अनुभव करने का मौका भी सिनेमा के प्रेमियों को मिलेगा। ये महोत्सव 13 नवंबर तक आयोजित होगा। इस फेस्टिवल का आयोजन भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल OEU के सदस्य देशों के दूतावास कर रहे हैं। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। टीम 16 विजेता 1। क्या 15 साल बाद बनेगी टीम इंडिया T20 की सरताज? ग्राउंड जीरो से लगातार देते रहेंगे हम आपको अपडेट्स। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम जानकारियां सिर्फ DD न्यूज पर। नीलकंठन सेवल में जन्मे, स्वराज के लिए समर्पित हमारे महाराज पुलिथेवर। मेरे मारवा साथियों, दिखा दो इन धूर्तों को कि हमारे पंजे इनकी गर्दन का क्या हाल करते हैं। इन गोरों और नवाब के पास तोपे, बंदूकें और विशाल सेना है। यदि हमें इन्हें परास्त करना है तो हमें केवल बल का प्रयोग नहीं करना होगा, बुद्धि का भी करना होगा। संकट की घड़ी में हम पासपोर्ट के रंग नहीं देखते हैं। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, "Time is not for war." A lot has been done in the past years under the leadership of Prime Minister Modi. Naturally, he's a patriot of his country. अपनों के लिए जो भी करना पड़ता है पूरी शक्ति लगाकर करते हैं। आज का युग युद्ध का है नहीं, डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी डायलॉग। Prime Minister Modi said, "This is not an era, this is not a time for war." We could not agree more. हम शांति के पक्ष में हैं। Amidst a changing world order under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, that Bharat can stand on its own, that India takes its own side, not dictated by any outside power. आप मिलेंगे 2 स्टार्टअप चैंपियन से जो हैं ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल इंडस्ट्री से। ये हैं सिम्प्लोटेल और स्टेरेडियन। इसका क्या फायदा है, कैसे इस्तेमाल होता है, ट्रैफिक जैम से कैसे ये हमको बचाएगा, जरा बताइए हमें इस डिवाइस के बारे में। ये एक रडार सेंसर है। हर एक गाड़ी का स्पीड लिमिट होता है, उसके हिसाब से ये कैमरा को ट्रिगर करेगा कि ये गाड़ी इससे तेज आ रही है, तो वो कैमरा उससे नंबर प्लेट का फोटो लेके उसका नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज करके वो सेंट्रल डाटाबेस में भेज देगा।
बुकिंग इंजन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से रहते हैं। आपको होना चाहिए कि आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर डालें और फिर से आपकी बुकिंग हो जाए। हम यही चाहते हैं कि अगर कोई ऑनलाइन बुकिंग करना चाहता है होटल के द्वारा, उसके लिए एकदम ही सिंपल और आसान हो। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के वडगांव प्रखंड के जिला परिषद विद्यालय में नौनिहालों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनका लक्ष्य उनकी कला कौशलता को और ठोस करने के साथ साथ उनको व्यवहारिक रूप से भी सक्षम बनाना है। देखिए। किताबी ज्ञान से अलग पाठ्येतर गतिविधियों को सीख रहे 3 से 9 साल के ये नौनिहाल महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के वडगांव तालुका स्थित जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय के हैं। आकांक्षी जिले में शामिल उस्मानाबाद में निपुण भारत नाम से एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विद्यालय में रचनात्मकता पर जोर देने से बच्चों के कंधे से बस्ते का बोझ भी हल्का हुआ है और उन्हें भी अब विद्यालय पहले से अधिक भा रहा है। अब उनके स्कूलों में हस्तशिल्प, बच्चों की शिक्षा का कोना, प्ले हाउस आदि बनाया गया है और किराने की दुकान, डॉक्टर, सब्जी की दुकान आदि की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें इन सब का व्यवहारिक ज्ञान हो सके। अब हमारी पढ़ाई आसान हो गई है। पिछले साल हमारी 4 किताबें थीं, बस्ता भारी रहता था, लेकिन अब आसान हो गया है। इस साल की पढ़ाई बहुत आसान हो गई है, इसलिए मैं काफी खुश हूँ। महाराष्ट्र का उस्मानाबाद देश के उन जिलों में शामिल है जहां नीति आयोग के माध्यम से आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त निधि से उन सूचकांकों पर काम किया जा रहा है जो मानव विकास सूचकांक का निर्धारण करते हैं। उस्मानाबाद जिला आकांक्षी जिला है। इसे देखते हुए यहाँ शिक्षा विभाग द्वारा उन सूचकांकों पर काम किया जा रहा है जिसमें यह जिला पिछड़ता दिख रहा है। डाइट के सहयोग से हम शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए हमने द्विभाषी व्यवस्था भी यहाँ शुरू की है और ऐसा करने वाला यह एकमात्र जिला है। हमने मराठी और अंग्रेजी शब्दकोश को भी उपलब्ध करवाया है और किताबों को मराठी शब्दों का समाविष्ट किया गया है। बाइलिंगुअल की समझ से बच्चों को अवगत कराने के साथ साथ आंगनवाड़ी कर्मियों को भी विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। कृतियुक्त प्रशिक्षण अब प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा। बच्चों को गाने, कहानियां सुनना बहुत पसंद होता है। इस माध्यम को हम प्रशिक्षण के प्रयोग में लाएंगे। आंगनवाड़ी में नेतृत्व क्षमता बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े, सृजनात्मकता का विकास हो, इसलिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम यहाँ अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए इस जिले में शिक्षा का कायाकल्प कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं पूर्वोत्तर के विकास के लिए केंद्र सरकार गंभीरता के साथ काम कर रही है। केंद्र प्रेरित योजनाओं के कारण आज पूर्वोत्तर के कई युवा वित्तीय मदद लेकर स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। देखते हैं इसी से जुड़ी पूर्वी असम की रहने वाली मौसमी चीरिंग की सफलता पर आधारित ये रिपोर्ट। भारत सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्वोत्तर में रोजगार के अवसर बढ़े, युवा स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बने, इसके लिए केंद्र ने कई तरह की वित्तीय मदद के प्रावधान किए हैं, जिनका फायदा उठाकर असम के कई युवा अपना रोजगार कर आज स्वावलंबी बन रहे हैं। इसी का उदाहरण है पूर्वी असम की रहने वाली मौसमी चीरिंग। मौसमी को इस काम के लिए प्रेरित किया उसके जोश, जुनून और जज्बे ने। मौसमी सरकारी नौकरी तलाश करने के बजाय एक उद्यमी बनना चाहती थी। महामारी के समय जब पूरी दुनिया जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी, तब मौसमी चीरिंग खुद को चॉकलेट बनाने का ऑनलाइन प्रशिक्षण लेकर आपदा को अवसर में बदलने का काम कर रही थी।
मैं ये मेरा वो चॉकलेट बनाने का जो जर्नी ये मैं 2 साल पहले शुरू किया था, जब कोरोना का टाइम चल रहा था। मेरा पास कोई भी जॉब भी नहीं था, पैसा का भी प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए मैं सोचा और मेरा पैशन था उस बिजनेस करने का, खुद कुछ शुरू करने का बहुत इच्छा था। वही समय मैंने नेट में, इंटरनेट में, यूट्यूब में बहुत सर्च किया और गुजरात का एक मैम से मैं ये चॉकलेट बनाने के बारे में सीखी हूँ। उससे मुझे सर्टिफिकेट भी मिला है। जब छोटे स्तर पर मौसमी ने अपना काम शुरू किया तो वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। हालांकि मौसमी ने खुद को नहीं रोका और चॉकलेट के कुछ पैकेट बनाकर अपनी यात्रा जारी रखी। बाद में असम राज्य महिला आयोग की सदस्य परिनांग लकी गोगोई ने उन्हें नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिच नेक्टर के बारे में बताया। लकी गोगोई के साथ जुड़ाव मौसमी के लिए वित्तीय संकट का बड़ा माध्यम बन गया और उन्हें महज 3 माह के भीतर ही NECTR द्वारा 13,80,000 रुपए का अनुदान मिल गया। गुवाहाटी में बामुनी मैदान में MSME का एक दफ्तर है, मैं उनको वहां ले गई, कई सारे अफसरों से बात करवाई। उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन के सबमिट करने के कुछ प्रोसीजर्स फॉलो होने के बाद शिलोंग से भी यहाँ उनका फील्ड वेरिफिकेशन वगैरह हुआ। उनके अकाउंट में उन्होंने अप्लाई जो किया था 13,80,000 का जो उनका टोटल एप्लीकेशन अमाउंट था ग्रांट, वो 100% 100% अनुदान के रूप में उनको दिया गया। भारत सरकार के या असम सरकार के जो सहायता है वो हम अन्य लोगों को भी दे पाए। मौसमी का कहना है कि आज की लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए लकी गोगोई जैसी समाज सेवी महिलाओं की जरूरत है, जो सरकारी योजनाओं और इनके फायदों के बारे में जरूरतमंद युवाओं को मदद कर उनका जीवन बदल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर लोगों को, जो स्पेशली वुमेन को बहुत सपोर्ट करता है। नांग लकी जी गोगोई जी ने अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट किया है और वो सपोर्ट करके मुझे 3 महीने लगभग 3 महीने के अंदर ही गवर्नमेंट से ये सपोर्ट मिला है। मौसमी बीते 2 वर्षों से हर दिन घर पर लगभग 300 से भी अधिक विभिन्न तरह के चॉकलेट पैकेट बना रही है और इन्हें ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रही है। जल्द ही मौसमी का NECTR के अनुदान से चॉकलेट प्लांट भी बनकर तैयार होने वाला है। ब्यूरो इनपुट के साथ OP यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं भारत में कई ट्विटर यूजर्स को लॉगिन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह से यूजर्स ने ट्विटर के डाउन होने की रिपोर्ट की है। बहुत से यूजर्स को लॉगिन के समय एरर कोड नजर आ रहा है। हालांकि ये दिक्कत सभी यूजर्स को नहीं हो रही है। ट्विटर के वेब वर्जन का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर यूजर्स इस दिक्कत का सामना कर रहे हैं, जबकि ऐप वर्जन पर केवल कुछ ही यूजर्स ने ट्विटर पर काम न करने की शिकायत की है। वहीं गौरतलब है कि ट्विटर प्रशासन नीतियों और बिजनेस मॉडल में व्यापक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर आज से बड़े पैमाने पर अपने कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर रहा है। ट्विटर ने कहा है कि वो ईमेल के जरिए रात 9:30 बजे तक अपने कर्मचारियों को सूचित कर देगा कि उन्हें कंपनी में रखा जाएगा या नहीं। ट्विटर ने अपने ऑफिस को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, साथ ही सभी कर्मचारियों के कार्ड एक्सेस को भी ब्लॉक कर दिया है। एलन मस्क ने कंपनी की कमान संभालने के बाद से कई बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने कई बड़े अधिकारियों को भी कंपनी से निकाला है। ट्विटर के अनुसार कर्मचारियों की छंटनी कंपनी के खर्चों को कम करने और उसे प्रॉफिटेबल बनाने के लिए की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो इजराइल में हुए आम चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मौजूदा प्रधानमंत्री यायर लापिड को हराकर निर्णायक जीत हासिल कर ली है। 4 साल से कम समय में देश में हुए 5वें संसदीय चुनाव में नेतन्याहू की दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी को 32 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इजरायली राष्ट्रीय प्रसारक के अनुसार नेतन्याहू के दक्षिणपंथी गठबंधन ने 120 सीटों वाली संसद नेसेट में 64 सीटें जीती हैं। लापिड की येश अतीत पार्टी को 24 सीटें मिली हैं। दक्षिणपंथी, वामपंथी और अरब पार्टियों का उनका गठबंधन 51 सीटें जीतने में सफल रहा है। चुनाव परिणाम से इजराइल में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू की फिर से सत्ता में वापसी हो गई है। नेतन्याहू 15 वर्षों के दौरान 5 बार प्रधानमंत्री चुने गए। 73 वर्षीय नेतन्याहू देश के विवादास्पद राजनीतिक शख्सियतों में से एक हैं। पश्चिम एशिया में 1967 के युद्ध के बाद से कब्जे वाले पश्चिमी तट पर इजरायली बस्तियां बसाने के वे प्रबल समर्थक हैं।
और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल के आम चुनाव में जीत पर बधाई दी और अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे दोस्त नेतन्याहू, आपको चुनावी सफलता के लिए बधाई। मैं भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और गहन बनाने में चल रहे संयुक्त प्रयासों को जारी रखने की आशा करता हूं। और पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जानलेवा हमले के बाद कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इमरान खान के समर्थकों ने गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के आवास के बाहर जाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। वहीं इमरान की पार्टी के प्रमुख नेता असद उमर ने पार्टी प्रमुख पर हुए हमले की साजिश में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मेजर जनरल को साजिश में शामिल बताया। पाकिस्तान स्थित पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री परवेज इलाही ने कहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुई गोलीबारी की घटना की जांच के लिए एक संयुक्त जांच दल बनाया जाएगा। परवेज इलाही ने कहा है कि शुरू में ऐसा प्रतीत हुआ है कि 2 हमलावर थे। इसके अलावा इमरान खान के समर्थक न्याय की मांग को लेकर अस्पताल के सामने खान के समर्थन में नारे लगाते हुए सड़कों पर जमा हो गए। गौरतलब है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर पंजाब प्रांत के वजीराबाद में हमला हुआ, जिसमें वो घायल हो गए। इमरान खान पर यह हमला आजादी मार्च के दौरान हुआ। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के पूर्वी शहर पर रूस ने मिसाइल हमले किए। हमलों से यूक्रेन के बखमुट शहर में कई जगह इमारतों में आग लग गई। बखमुट शहर में हड़ताल के कारण ज्यादातर सड़कें खाली हैं। यूक्रेनी सेना ने कहा है कि यूक्रेन के प्रमुख औद्योगिक शहरों में कब्जा करने के बाद रूस पूर्वी शहर बखमुट पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लीवरली ने G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बारबॉक से मुलाकात की। G7 के विदेश मंत्री इस बात पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए कि यूक्रेन को उसके पावर ग्रिड पर रूसी हमलों के साथ साथ चीन की बढ़ती मुखरता से निपटने के लिए कैसे समर्थन किया जाए। बैठक की मेजबानी जर्मनी द्वारा की गई। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने गुरुवार को अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष ली जोंग सुप से पेंटागन में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने उत्तर कोरिया के उकसावे के कारण बढ़ते तनाव के खिलाफ गठबंधन की प्रतिरोधक क्षमता और सैन्य तैयारी को बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत की। ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री ने कहा कि कोरिया अमेरिका गठबंधन साझा मूल्यों पर आधारित एक वैश्विक व्यापक रणनीतिक गठबंधन के रूप में विकसित हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका गैर परमाणु और परमाणु बलों जैसी सैन्य क्षमताएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। और खेल की खबरों में आईसीसी T20 विश्व कप में आज ग्रुप 1 में सुपर 12 के मुकाबले में न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को 35 रनों से शिकस्त दी। एडिलेड में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 186 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 150 रन ही बना सकी। इससे पहले मैच में आयरलैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 185 रन बनाए। कीवी टीम की ओर से कप्तान केन विलियमसन ने 61 रनों की पारी खेली। वहीं ओपनर्स फिल एलन ने 32 जबकि डेवोन कॉनवे ने 28 रनों का योगदान दिया। आयरलैंड के लिए यह मैच वैसे गेंदबाजी में खास रहा जब जोशुआ लिटिल ने इस विश्व कप की पहली हैट्रिक लेने का कारनामा किया। लिटिल ने केन विलियमसन, जेम्स नीशम और मिशेल सैंटरन के विकेट हासिल किए। वहीं न्यूजीलैंड ग्रुप 1 के टॉप पर काबिज है, लेकिन पिछले मैच में उन्हें इंग्लैंड ने 20 रनों से हराया था। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ट्रेंट बोल्ट और मिचेल सैंटरन ने 3 मैचों में 6-6 विकेट चटकाए हैं। आयरलैंड की टीम ग्रुप 1 के 5वें पायदान पर मौजूद है। अपने पिछले मैच में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। और आपको बता दें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह विशेष अभियान 2.0 के परिणामों और सर्वोत्तम प्रथाओं में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं। सीधे वहीं का रुख करते हैं। Long Swachhata 2.0 campaign, which was launched on 2nd of October, the Gandhi Jayanti this year, and concluded on 31st of October
that is the National Unity Day. And as you all know, we had two festivals in between, Dussehra and Diwali, which had been by and large, associated with Swachhata, cleanliness, and the government departments, ministries, and organizations were made part of this Swachhata drive. So, to share with you the outcome of the month-long Swachhata 2.0 campaign, we have with us all the dignitaries, including the Honorable Minister. And to begin with, we'll have, what you call talking points by Sri V. Srinivas, Secretary, DARPG, and there would be PowerPoint presentation by him on the outcome of the entire campaign, and that would be followed by interventions, remarks of other senior officers we have with us, because all these departments have performed exemplary during this period, and there would be a short film screening relating to these departments. Thank you very much. I'll request Secretary DRPG to give his opening remarks and make the presentation. Respected Dr. Jiten Singh Ji, my senior colleagues, Dr. Sanjeev Ranjan Ji, Shri Rajaraman Ji, Dr. Chandrasekhar Ji, Chairman Railway Board, Shri V.K. Tripathi Ji, Chairman CBIC, Shri Vivek Jore Ji, all colleagues, the nodal officers who have worked with us for the last month and a half, senior representatives from the media. I'll present to you a brief overview of what Special Campaign 2.0 achieved from October 2nd to October 31st. The Honorable Minister had addressed a media conference in the mid-phase of the campaign, and the end campaign outcomes are as follows. The campaign was initiated with the objective of institutionalizing Swachhata and minimizing pendency in government, and in the last 1 month, it has been taken up at almost 100,000 campaign sites. 54.5 lakh records have been reviewed. 4.36 lakh public grievances have been redressed. 364 crores of revenue has been earned from scrap disposal, office scrap as also electronic scrap. And the space freed is 88 lakh square feet. Next, please. The campaign has been taken up, and these are the top performers. Department of Posts took it up in 24,000 sub-regional post offices. Department of Defense in 5,922 sites. Home Affairs in about 12,000 police stations. Railways in 9,374 railway stations. And we had about 16 ministries conducting the campaign in more than 1,000 sites. So it can be seen that it is a very large campaign conducted on a pan-India basis with 100% achievements by each of the departments that participated. This is the revenue earned from scrap disposal. The report was said that Department of Military Affairs in its cantonments had earned 212 crores from scrap disposal. Ministry of Coal, 48.5 crores, Railways, 33.05 crores, Shipping, 14.8 crores, and Defense Production, 13.06 crores. Next, please. In holistic terms, the Special Campaign 2.0 can be called India's largest office cleanliness campaign and was highly successful in realizing the Honorable Prime Minister's vision as laid down in the Council of Ministers. Special attention was given to remotest outstation offices, and it was about 15 times larger than Special Campaign 1.0. We had more than 300 best practices reported, and I will share some of them with you. Honorable Jiten Singh Ji led it from the front, inspecting our office, releasing the portal on September 14th, and then on October 2nd, chairing a mid-campaign review and a press conference, and again the fourth time he's been kind enough to give us time.
Cabinet ministers, ministers of state provided leadership and guidance. Secretaries to Government of India reviewed the campaign on a weekly basis, and the progress was monitored on a campaign portal. 215 nodal officers participated in this campaign. 67,000 social media tweets and about 130 PIB statements were issued. Next, please. I will share some of the best practices. Next. So we have the plastic Rakshasa, which is constructed at Bangalore railway station. Chairman Railway Board will be telling us more about it. 100% mechanized cleaning of railway stations was introduced. Next, please. Some of the coaches were converted into restaurants, and this is one such practice that was seen at Guntur. Next, please. We had the Ministry of Steel creating a kachra to garden. It is called garbage to green in Bokaro Steel Plant. Then we had Parthenium-free farms that were taken up by Department of Agriculture Research and vermicompost measures. Next, please. Department of Posts. Next, please. Department of Posts brought in numerous innovations. The parcel cafeteria at the Kolkata Post Office, paintings on walls. You can see one in Bikaner, one in southern India, in Andhra, where it was taken up. The campaign was propagated. Next, please. Department of Telecom converted its basement in Telecom Bhavan into a wellness center with table tennis tables, also yoga mats. Next, please. Department of Atomic Energy brought in the use of robotics for cleaning sewer lines at the Baba Atomic Research Center. Next, please. Ministry of Culture created the Dorla Tribal Hut. They also created another in Andaman Nicobar with Jorawa tribe, and the Anthropological Survey of India participated in this with great vigor. Next, please. We also had next, please. Yes. Ministry of Shipping converted a paddle ship into a restaurant and displayed it in this campaign. Next, please. We had this magnificent Aranya campaign, that was Aranya wall, that was created by CBIC. Chairman CBIC would be briefing us more on how it went about. Next, please. Very far-flung locations were taken up. Ministry of Women and Child Development taking up in all NIPSIT centers across India. Next, please. Ministry of Home Affairs focused on CISF security protocols. Faster approach for check-ins became possible with a 5-minute timeline. Next, please. We also had vertical gardens created out of plastic bottles in CBDT. Next, please. This is the media outreach that we had as part of the campaign. Next, please. More than 67,000 tweets were issued, 136 PIB statements, and it had more than 3.5 billion impressions were generated. We have the Honorable Prime Minister's tweet on the plastic Rakshasa that was issued on October 2nd. Next, please. And we had tweets from all the senior ministers. Raksha Mantri ji participated, Minister of Road Transport and Highways, Culture Minister. Next, please. Next, please. Yes. We had Dr. Jiten Singh ji addressing the press conference, Shri Prahlad Joshi ji participating in it, the Agriculture Minister participating, Minister of Women and Child participating. Next, please. Minister of Civil Aviation, Minister of State for Finance, Minister of State for Steel. Next, please. The campaign was also conducted in Indian missions abroad, and all the 184 Indian missions abroad participated in it. Next, please. The campaign was conducted in the farthest locations from Dras to Andaman Nicobar to Lakshadweep to Kanyakumari, and everywhere we found the response was overwhelming. Next, please. The campaign was covered extensively in media, and we are thankful to all media colleagues for this. A number of media statements have also been issued, not only in the national media. Next, please. Next, please. Not only in the national media. Next, please. But also in all regional media. Next, please. But also in the next, please. Next, please.
but also in all regional media, including Malayalam, Tamil, Kannada, Telugu, and also in Hindi newspapers. So once again, I'd like to thank Dr. Jitin Singh ji for his leadership and thank all colleagues for their support in making this campaign a success. Thank you. Thank you, sir, for making this detailed presentation on this month-long Swachhata drive, which was undertaken across the country, as you rightly mentioned, from Dras to Kanyakumari and other parts of the country. This will be followed by a short film on this. May I request to run the film, please? आप सब जानते हैं कि पहले सरकारी दफ्तरों में पुरानी फाइलों और कागजों का कितना ढेर रहता। जब से सरकार ने पुराने तौर तरीकों को बदलना शुरू किया है, ये फाइल्स और कागज के ढेर डिजिटाइज होकर कंप्यूटर के फोल्डर में समाते जा रहे हैं। जितना पुराना और पेंडिंग मटेरियल है, उसे हटाने के लिए मंत्रालयों और विभागों में विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। स्वच्छता अब विचारों से आगे निकलकर कर्तव्यों में तो शामिल हो ही गई है, साथ ही ये अब आदत भी बन गई है। इस बदलाव का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन को जाता है, जिसकी वजह से हर जगह आज स्वच्छता का वातावरण दिखाई देता है। सरकार के स्तर पर भी स्वच्छता के जो अभियान चलाए गए हैं, उसके अभूतपूर्व नतीजे देखने को मिल रहे हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की अगुवाई में इसे लगातार गति मिल रही है। स्वच्छता अभियान 1.0 की सफलता के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता अभियान 2.0 की शुरुआत इस साल गांधी जयंती के अवसर पर की। विशेष अभियान 2.0 की प्रगति की निगरानी एक समर्पित पोर्टल पर दैनिक आधार पर की जा रही है। स्वच्छता अभियान 2.0 के तहत दफ्तरों के लंबित मामलों को निपटाने में तेजी देखने को मिली है। इसके तहत लगभग 88,000 स्थलों का चयन किया गया है, जिसमें पहले 2 हफ्ते के दौरान करीब 38,000 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी तरह लोक शिकायतों के 2.95 लाख के लक्ष्य के मुकाबले अब तक करीब 2.19 लाख का निपटारा कर दिया गया है। इसमें 12 लाख से ऊपर फाइलों की समीक्षा का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पहले 2 हफ्ते में ही 7 लाख से ज्यादा फाइलों की समीक्षा का काम पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण में अब तक कबाड़ के निस्तारण से 233 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं 5.22 लाख स्क्वायर फुट जगह को खाली कराया जा चुका है। इसके साथ ही 2,651 फाइलें राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित कराई गई हैं। स्वच्छता अभियान 2.0 के जरिए सरकार द्वारा की गई पहल का नतीजा हम हर उस जगह पर देख सकते हैं जहां आम जनता का रोज का सरोकार है, फिर चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या डाकघर या फिर कोई अन्य सरकारी दफ्तर। हर जगह अब स्वच्छ वातावरण दिखाई देता है। सरकार द्वारा अपनाए गए बेस्ट प्रैक्टिसेस का नतीजा है कि कई विभागों ने स्क्रैप के बेहतर प्रबंधन के जरिए ऐसे स्थल तैयार किए हैं जिन्हें व्यापक रूप से सराहा जा रहा है। इसी तरह का एक अन्य उदाहरण बेंगलुरु के एक रेलवे स्टेशन पर दिखाई देता है, जहां पर प्लास्टिक उपयोग न करने की हिदायत देते एक प्रतीक को तैयार किया गया है। ये यात्रियों को तो आकर्षित करता ही है, साथ ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ सेल्फी लेने के लिए भी रुकते हैं और स्टेशन को साफ रखने का संकल्प लेते हैं। 4.5 टन वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से करीब 2.5 टन सॉलिड वेस्ट है, ड्राई वेस्ट है, और रेस्ट इज वेट वेस्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिस्टम इस तरह कर रखा है कि जो वेस्ट जनरेशन है उसका सेग्रीगेशन करते हैं। तो डेली बेसिस पे भी सेग्रीगेट ड्राई एंड वेट वेस्ट। केंद्र सरकार के कई अन्य मंत्रालयों ने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाते हुए सार्वजनिक स्थलों पर जनता के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। स्वच्छता को संकल्प से सिद्धि में बदलने के लिए सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें केंद्रीय मंत्रियों और भारत सरकार के सभी सचिवों की भागीदारी है। भारत स्वच्छ बने, सुंदर बने, इसके लिए आइए हम सब मिलकर स्वच्छता अभियान के इस यज्ञ में अपने अपने हिस्से का योगदान दें। Friends,
you saw this short video, and you would also be able to see that how, the entire team in various departments have been led by the honorable ministers concerned, and, the officers at the senior most level had been overseeing and monitoring this campaign, and that has resulted in, this amount of success. Some of the figures had been updated in the presentation, like the overall revenue earned is much more than what we could put in film. This was made a little early, so that updated figure would be shared by the Honorable Minister with you. It's always better to, know about the noteworthy, achievements and performances by those who have really done it. So in this series, may I request now Secretary Ports, Shipping and Waterways, Dr. Sanjeev Ranjanji, to give his remarks, and film would also be shared by. Manya Dr. Jitendra Singh ji, my colleagues on the dais, my friends from the press, in the Ministry of Port, Shipping and Waterways, we had undertaken this campaign across all our organizations with the guidance of the Honorable Minister, Sri Sarvanand Sonowal ji. As a result of the active guidance we got from the Honorable Ministers and the Department of Administrative Reforms, we were able to weed out more than 70,000 odd files, which resulted in clearance of 24,000 square feet of space. And the garbage that was collected got us a revenue of about 14 crores, more than 14 crores. Now, this was unique for our ports in the sense that this was adding to their business in terms of getting more space created for movement of vessels, for keeping of cargo. So it was essentially a campaign which helped them in their business. Each of our ports adopted a whole lot of best practices. For example, at Mangalore Port, they put up a vermiculture plant. Otherwise, the waste which used to be generated in the port premises had to be taken to the municipal waste ground, which was a daily expenditure for the port. By having this plant commissioned, they are now generating revenue. And this is a big change which has happened, and the compost is now used for gardening in the port itself. Similarly, the big thing which earlier was shown by Mr. Srinivas was this derelict vessel which was there in the Calcutta port dock system. It was to be scrapped, and the scrap value would have been just a few lakhs. That is the usual course these old vessels go into. There, the Calcutta port authorities took a remarkable decision of converting it, of restoring this as a heritage museum cruise vessel, where there's a museum which is now in place, and there is a restaurant which is on the upper deck. Now, this is a piece which was created by converting a waste into wealth. And this is a landmark vessel which is now, which was tested during the campaign period, and I'm sure is going to be adding to the skyline of the Calcutta Port Trust. The other ports also did a good job. The Tuticorin port, Chidambaram port in Tuticorin, there's an arid area, and there, as part of the campaign, the area which they cleared of garbage and other things, parallelly they went in for massive plantation. And in one go, they planted about 10,000 odd saplings. And with the winter monsoon coming to Tamil Nadu in this part of the year, hopefully these saplings would all help convert the port into greener areas. The area which was recovered because of the campaign, as I mentioned, 16 odd acres, now has the plantation there, and hopefully the port will turn green the days to come. Parallelly, converting the port areas with the LED lighting system would help conserve energy. So the campaign helped the ports to further their business cause. Derelict vessels, which otherwise were lying abandoned, during the campaign period were all bought inventorized, and efforts made to dispose them off. In Paradip port, you have
perpetual problem of drinking water. Therefore, they went in for 100% sewage recycling. They have been able to commission 3 of these sewage recycling plants, totaling 6.5 MLD capacity. And the entire port's drinking water requirements now comes from the sewage recycling plant. Being on the shore, the drinking water is a problem in some of these locations, and therefore this initiative is again converting the waste into wealth. So this has triggered a new kind of a thinking, a new kind of a vision, and Paradip Port and the Ministry of Port. Thank you very much. Thank you, Dr. Ranjan. We also have a short film on the performance in the shipping sector. May you please run the film now? Paradip Port under Ministry of Port, Shipping and Waterways supports in view of the water scarcity and as a best environmental practice has built 3 sewage treatment plants for the treatment of entire township water and utilize the treated water for dust separation and gardening. Thus, Port has ensured zero discharge of wastewater to natural water streams or creeks. Water is life and clean water means good health. There is some issue with this. So I once again thank Dr. Ranjan for his excellent presentation, how things have happened, in the shipping department. We saw how things have been done differently by various ports across the country, how they have done things differently, innovatively, and how, what would have gone into scrap waste has been converted into sort of asset for times to come. Now, I'll request Sri Vinay Kumar Tripathi, Chairman, Railway Board, to share his, experience of his department. माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, all my colleagues on the dais, all the nodal officers of all ministries, departments of Government of India, and media के distinguished personals. हमने प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी के गाइडेंस में और अपने मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़ के गाइडेंस में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये स्वच्छता स्पेशल कैंपेन 2.0 को पूरे मन से किया, काफ़ी एफ़र्ट्स किए। उस एफ़र्ट्स का नतीजा था पब्लिक ग्रीवांसेस, करीब हमने 2,83,441 पब्लिक ग्रीवांसेस इस पीरियड में डील की। उनकी अपील्स, पब्लिक ग्रीवांसेस अपील्स जो थी वो 2,566 की। क्लीनलीनेस कैंपेन में हमने 7,337 जो भारतीय रेल के स्टेशन हैं वो सभी स्टेशंस को साफ़ स्वच्छता किया, मैकेनाइज क्लीनिंग पे ध्यान दिया। साथ में हमने करीब 2,500 और अपने जो हमारे इंस्टॉलेशंस हैं, ऑफिसेज़ हैं, अलग अलग स्टेशंस पर थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे इंस्टॉलेशंस हैं उन सब की भी क्लीनलीनेस पे ध्यान दिया और कुल मिला के करीब 9,400 जगहों को विशेष अभियान के तहत क्लीन किया। स्टेट गवर्नमेंट रेफरेंसेस करीब 175 डील किए। रूल्स का सिंप्लीफिकेशन भी हमने अपने टारगेट में रखा था, तो 55 रूल्स का सिंप्लीफिकेशन इस पीरियड के दौरान किया। एमपीज़ के रेफरेंसेस हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो 3,550 रेफरेंसेस को हमने इसमें डील किया, क्लियर किया। और रिकॉर्ड्स के जो मैनेजमेंट थी, जो फाइल्स हमने डील करी, जो फाइल्स कम करी या फाइल्स को रिव्यू किया, वो करीब 1,94,321 फाइल्स थी। स्पेस करीब 20,349 स्क्वायर फीट क्लियर किया और स्क्रैप से हमने 33 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे अर्न किए। जो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा।
जो आपने अभी देखा भी, हमने प्लास्टिक बॉटल से KSR बेंगलुरु स्टेशन पर एक स्कल्पचर बनाया जिसमें ये शो किया कि इसका हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी ट्वीट किया गया। नेक्स्ट, ये उस ट्वीट का पिक्चर है, इसका डिटेल्ड। नेक्स्ट, ये एक्चुअल ये स्कल्पचर बनाया गया था और इससे स्टेशन पर काफ़ी जागरूकता आई है और हमको इसको बनाने के बाद स्टेशन पर प्लास्टिक बॉटल्स और इनको जो लोग फेंक दिया करते थे वो बहुत कम हो गया है। नेक्स्ट, इसी तरह से हमारे जो कोचेस थे, कुछ कोचेस जो कि कंडेम हो चुके थे, उन कोचेस को हमने रिफर्बिश करके एस्थेटिक इंटीरियर्स लगा करके हमने AC रेस्टोरेंट में चेंज किया और एज ए पॉलिसी भी हमने डिसाइड किया है कि डिफरेंट स्टेशंस पे ऐसा करेंगे। गुंटूर पर हमने बनाया है और ये रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा पब्लिक के द्वारा इसको बहुत ज़्यादा लाइक किया जा रहा है और यूज़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने IT एप्लीकेशंस के थ्रू जो हमारे VIP रेफरेंसेस आते थे, पार्लियामेंट्री रेफरेंसेस आते थे, उन सब के लिए एक रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया जहां पर सब कुछ रियल टाइम दिखता है। हमने क्या जवाब दिया, किसको जवाब दिया, क्या क्या दिया, वो सारी चीज़ें डिटेल रहती हैं। वो ये इसी दौरान हमने इस पोर्टल को लॉन्च किया और भारतीय रेल ने कंप्लीट पेपरलेस वर्किंग 1 नवंबर 2022 से शुरू कर दिया है। सारे फाइलें डिजिटाइज्ड हो गई हैं, सारे बिजनेस प्रोसेसेस सब कुछ ऑफिस के थ्रू अब डील होते हैं। हमारा जो ऑनलाइन रिड्रेसल पैसेंजर ग्रीवांसेस का सिस्टम है, रेल मदद है। रेल मदद ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ एक नंबर पर पैसेंजर को या किसी भी रेल यूज़र को डायल करना है और किसी भी प्रकार की शिकायत वो उस पर करता है और वो सारी शिकायतों का उसको रियल टाइम में हम जवाब देते हैं या रियल टाइम में उसको अटेंड करते हैं। इस पीरियड के दौरान हमने रेल मदद के थ्रू करीब 2,80,000 कंप्लेंट्स का रिड्रेसल किया। नेक्स्ट, ये कुछ ग्लिम्सेस हैं हमारे कैंपेन के। ये ऑफिसेज हैं, स्टेशंस हैं, जो कुछ डेस्क हमने फाइल्स क्लीन करी हैं उनकी पिक्चर्स हैं। नेक्स्ट, जो हमारा सोशल मीडिया कैंपेन में डिटेल रहा, ये उसके कुछ डिटेल्स हैं। नेक्स्ट, एक वीडियो प्रेजेंटेशन भी है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। प्लीज़ प्ले द वीडियो। उपलब्धियों से भरा रहा भारतीय रेल का स्पेशल कैंपेन 2.0। स्पेशल कैंपेन 2.0 को 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक चलाया गया। रेलवे के सभी कार्य क्षेत्रों में स्वच्छता और सुशासन को दिया गया बढ़ावा। रेल मंत्रालय द्वारा स्टेशनों पर चलाया गया स्पेशल कैंपेन 2.0। स्टेशनों व ट्रेनों की मशीनों से की गई विशेष सफाई। प्रमुख स्टेशनों तक पहुंचने के मार्ग की सफाई की गई। KSR बेंगलुरु स्टेशन पर बेकार पड़ी प्लास्टिक बोतलों से बनाई गई प्लास्टिक रक्षा मूर्ति। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की प्लास्टिक रक्षा मूर्ति बनाने के प्रयास की सराहना। आंध्र प्रदेश के गुंटूर रेलवे स्टेशन पर पुरानी कोच को रिसाइकिल कर शुरू किया गया रेल कोच रेस्तरां। स्पेशल कैंपेन 2.0 के अंतर्गत आयोजित किए गए नुक्कड़ नाटक समेत कई जागरूकता कार्यक्रम। स्पेशल कैंपेन 2.0 के दौरान 33 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के कार्यालय स्क्रैप का किया गया निस्तारण। स्पेशल कैंपेन 2.0 के अंतर्गत 2.6 लाख से अधिक जन शिकायतों का किया गया निपटारा।
धन्यवाद विनय जी for sharing such a detailed presentation about railways work. Now I would request Secretary Department of Telecommunication, Sri K. Raja Raman, to share his experience. Please. Honorable Minister for State for Pensions, Personal and Public Grievances, colleagues on the dais and friends from the media. Based on the directions of the Honorable Prime Minister and DARPG, joint video conference was held on 16/9/22 by the Honorable Minister for Railways, Communications and Electronics and Communication with all the staff across the country to kickstart the Swachhata Abhiyan for phase 2. So this set the tone for a special campaign to be implemented enthusiastically by all the officers of Department of Telecommunication and the other ministries attached to the Honorable Minister. So the communication lines were very clear. I think every officer from every office participated in this massive VC. Thereafter, I think the work started. The purpose of this campaign was not only to ensure a clean office space, which actually inspires productivity, but also to ensure that employee morale and commitment and participation also improves. So we also organized a blood donation camp on the special campaign to also give it a social angle. About 90 employees donated blood from the Sanchar Bhavan. Against the initial target of about 18,000 files for review, almost 1 lakh files were reviewed and 12,000 were weeded out. In the special campaign 1.0, about only 22,000 files were reviewed. Cleanliness campaigns were organized in about 500 sites of the DOTS field unit and the public sector undertakings. The senior officers of the ministry went around the various offices of the country to support and motivate the officers. Around 20 tons of metal, scrap, wood and many other and paper was segregated, and auction is under process. Some of the best practices which I would like to bring to notice is that in a dump area in the Sanchar Bhavan campus has been converted into a modern canteen, and this was inaugurated on the 2nd of November. A basement storage dump yard was converted into a recreation club and a wellness center. Lady doctor was. तो ये आप विशेष प्रसारण देख रहे थे जिसमें कि विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 के बारे में, जो कि 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चला पूरे देश में, और साथ ही साथ विभिन्न मंत्रालयों में इस विशेष स्वच्छता अभियान के दौरान क्या कुछ अहम कामकाज किए गए, इस बात की विस्तृत जानकारी उन तमाम मंत्रालयों के जो